नॉलेज का बहुत बड़ा पैकेज है, एक फ्री गिफ्ट है जो अब आपको मिलने वाला है। सी आप लोग ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर रहे हैं और आप सीखना चाहते हैं एडवांस लेवल ऑप्शन ट्रेडिंग को। सी एक ऐसा व्यक्ति जिन्हें 21 सालों का एक्सपीरियंस हो, जब से इंडिया में डेरिवेटिव शुरू हुए हैं तब से वो डेरिवेटिव्स में काम कर रहे हो, और उनके पास ना सिर्फ टेक्निकल्स के अंदर, फंडामेंटल्स के अंदर, बल्कि क्वांट फाइनेंस के अंदर भी मल्टीपल डिग्रीज हैं। सो ही इज समवन हु इज अ फाइनेंस इंजीनियर, वन एंड ओनली मिस्टर शुभम अग्रवाल। सर स्वागत है आपका हमारे गो सेल्फ मेड शो पर। एंड आपको बुलाने का एक सबसे बड़ा मोटिव यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि अब हमें बेसिक नॉलेज हो गई है, पर अब हमें एडवांस लेवल पर जाना है। एंड जेन्युइनली स्पीकिंग, इंटरनेट पर आज की डेट में भी जो मुझे पता है अभी तक आपके बारे में और जितनी हमारी अभी तक बात हुई है, सो शुभम जी के साथ पिछले काफी टाइम से हम कनेक्टेड हैं, इनकी जो नॉलेज है पूरे इंटरनेट पर आपको कहीं नहीं मिलेगी। सो जो भी ये सिखाने वाले हैं, जो भी ये बताने वाले हैं, ये आप चेक कर लीजिएगा, इंडिया छोड़िए वर्ल्ड लेवल पर भी आप कंटेंट चेक कीजिएगा। जो अब कंटेंट आएगा, ऐसा कंटेंट आपको पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। एंड सबसे बड़ी बात, इट इज गोइंग टू बी अ फ्री कंटेंट फॉर यू। सो गलत बात नहीं होगी ऐसा बोलना कि लाखों इनफैक्ट करोड़ों रुपए की नॉलेज आपको अब आने वाली वीडियोस में मिलने वाली है। बट पॉइंट ये है, एक मैं बता देता हूं सर के बारे में बिफोर ही स्टार्ट, बिकॉज़ जब ये शुरू करेंगे तो मैंने बिल्कुल नहीं रोकना चाहता। ये मैथमेटिक्स और फिजिक्स को बहुत ज्यादा यूज करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। तो हो सकता है वीडियोस आपको उतनी एंटरटेनिंग ना लगे, क्योंकि हमारा पर्पस भी नहीं आपको एंटरटेन करना, उसके लिए आप जाके कोई कॉमेडी वीडियो देखिए, कोई गाना सुनिए। हमारा काम है आपको नॉलेज देना। तो वीडियोस में नॉट बी कि आपके हिसाब से बहुत एंटरटेनिंग, पर ये इन्फॉर्मेटिव बहुत होंगी, इसकी गारंटी मैं भी ले सकता हूं। सो सर आज मैं भी बहुत, ठीक है, मुझे पता है जो आपके पास नॉलेज है, जो भंडार है नॉलेज का, वो अमेजिंग है। और इंडिया छोड़िए यूएस तक की मार्केट के अंदर सर काम कर रहे हैं, कैनेडियन मार्केट में काम कर रहे हैं। सो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। सो हम शुरू करेंगे सर। सो आज आप क्या सिखाने वाले, पहले आप लोगों को? पहले तो पुष्कर जी धन्यवाद मुझे आपके शो में बुलाने के लिए जी। और जिस तरह से आपने इतना हाई नोट पे शुरू किया है मैं कोशिश करूंगा कि वो एक्सपेक्टेशंस को मैं एट पार रख पाऊं। बट हैविंग सेड दैट, बहुत सारे लोग हैं जो फिजिक्स के कंसेप्ट को यूज करते हैं, एटलीस्ट यूएस में तो मैं जानता हूँ। इंडिया में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ का, कि जबकि हम अगर आप जियोग्राफिकली देखेंगे तो इंडिया सबसे ज्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है पूरे वर्ल्ड में। राइट। बट आई थिंक जो मिसिंग लिंक है वो ये है कि वो जो कंसेप्ट है पूरा इंजीनियरिंग का, उसको हम स्टॉक मार्केट से कैसे रिलेट करें, के ऊपर बहुत ज़्यादा हमारे कंट्री में काम नहीं हुआ। और मैं बहुत उम्मीद करूंगा कि ग्रेजुअली हमारे देश में भी जाकर के इस तरह का नॉलेज लोगों को दिखे। बट मुझे लगता है धीरे धीरे हम वहाँ पे बढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा जो आपने एक्सपेक्टेशन सेट किया है वो मैं मैच करता हूँ। इनफैक्ट सर आपका जो बैकग्राउंड है और जो आपकी जर्नी है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सो हम डेफिनेटली, बिकॉज अब हमारे पास टाइम काफी है, हम लोगों को पैकेज में कंटेंट देने वाले, तो मल्टीपल वीडियोस रहेंगे आप सबके लिए। बट आप लोग भी सर का बैकग्राउंड, सर ने कहां से शुरू किया, कैसे पहुंचे और आज क्या क्या कर रहे हैं, तो यू हैव अ लॉट ऑफ इंस्पायरिंग स्टोरीज टू टेल पीपल। सो कैसे शुरुआत हुई वो पहले बताइए प्लीज। ओके, सो मैं बहुत छोटे से टाउन से आता हूँ, बहुत छोटा मतलब सिटी था, फिर भी मेरा जो होम टाउन है वो है धनबाद। ओके। बहुत पॉपुलर हुआ जब गैंग्स ऑफ वासेपुर आया, बट मैं वहाँ पे एग्जैक्टली नेटिवली वासेपुर से बिलोंग नहीं करता हूँ। तो वहाँ पे जब मैंने शुरू किया था तो स्टॉक मार्केट में मेरे वहाँ पे मोहल्ला बोलते हैं हम, तो मोहल्ले में ना वो शाम को एक 3-4 अंकल लोग आते थे और वहाँ पे वो लोग स्टॉक मार्केट डिस्कस करते थे। ओके। और मुझे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था, तो मैं भी पेपर पढ़ता था थोड़ा बहुत कि क्या हो रहा है बाजार में, और वहाँ जाकर के बैठ जाता था। तो वहाँ पे धीरे धीरे फिर इंटरेस्ट जगना चालू हुआ। और उसके बाद जो बहुत बड़ा मेरे लाइफ में चेंज आया वो आया जब मेरे डैड, मेरा आई थिंक 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट हुआ था, तब मेरे डैड आए और उन्होंने 4-5 किलो शेयर सर्टिफिकेट मुझे दिया। 4-5 किलो में बोल रहा हूँ क्योंकि वैल्यू तो पता नहीं था, ठीक है। और वो सारे किलो में कब कन्वर्ट हुए, हर्षद मेहता के टाइम पे। अच्छा। तो 1992 के टाइम पे उन्होंने भी बहुत पार्टिसिपेट किया था, स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट के तौर पे खरीदा। और फिर वो सारे के सारे जो बहुत सारे लोग अगर उस समय के होंगे तो वो जानेंगे कि मूरा ब्लैक, मीजम वनस्पति, सज्जन टेक्सटाइल उस टाइम के फैंटास्टिक स्टॉक्स हुआ करते थे। और ये बहुत पुराना हिस्ट्री चला आ रहा है कि लोग उस टाइम से पैसे तोड़ते भी थे, बनाते भी थे। तो वो पूरे में 1-2 रिलायंस का ऐसा स्टॉक निकला जो जिसका वैल्यू बचा था। तो 4-5 किलो स्टॉक्स में सिर्फ 1-2 शेयर सर्टिफिकेट ऐसे थे जो मेरे काम के थे। अच्छा। और वो मैंने जाकर के फिर उसको डिमैट कराया, फिर उसको बेचा, फिर वहां से थोड़ा थोड़ा ट्रेड करना चालू किया। जब ट्रेड करना चालू किया तो वो किसके थे, वो आपके फादर के थे? वो सारे फादर के थे। फादर के किलो में थे? किलो में। तो मतलब फादर आपके एक्टिवली इन्वेस्टर थे? इन्वेस्टर थे, ट्रेडर नहीं थे बट इन्वेस्टर थे। अरे वाह यार, वो जो कहते हैं लेके भूल जाना, तो वो लेके भूल गए थे मेरे लिए। ओके। ताकि मैं आ पाऊँ स्टॉक मार्केट। सो बाकी के शेयर सर्टिफिकेट फेंक दिया आपने जेन्युइनली? क्योंकि कोई वर्थ ही नहीं है। मतलब बहुत सारी कंपनीज तो ऐसी थी जो ऑपरेशनल है लेकिन स्टॉक लिस्टेड नहीं है, और ना डिविडेंड देती है ना कुछ देती है। तो ये थोड़ा सा एथिकल इशू बहुत रहा बहुत सारी कंपनीज में उस समय पे, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। मतलब वो शेयर सर्टिफिकेट डस्टबिन में गए अल्टीमेटली। ओके। और फिर वहाँ से शुरू किया मैंने, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, ऐसे अप्स एंड डाउन्स आए जहाँ पे मैंने शुरू ही किया था और 90% कैपिटल उड़ गया। अच्छा, ऐसा क्या किया था आपने? मैंने किया था, एक ब्रोकर ने मुझे कॉल किया जिसके पास मेरा अकाउंट, तो दोस्ती था मेरा, उसने एक स्टॉक का नाम बोला कि ये स्टॉक आप खरीद लो। और मैंने खरीद लिया और लेवरेज में खरीदा। तब पहला जो आप बाजार आपको सिखाता है ना, तो बाजार ने सिखाया लेवरेजिंग का मतलब क्या होता है। तो मैंने कुछ 4-5 गुना क्वांटिटी में जाकर के स्टॉक खरीद लिया, क्योंकि वो मेरे को मार्जिन दे रहा था। स्टॉक हो गया 20% लोअर सर्किट। ओ, अब आप क्या करोगे? खत्म हो गया।
लेकिन मेरा तो कैपिटल इरोड हो चुका था। हाँ। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि वो सर्किट पे था, ब्रोकर मेरा माल फोड़ना चाहता था बट फोड़ नहीं पाया, क्योंकि वो पहले से सर्किट में लगा हुआ है। और आई थिंक कुछ तो पता नहीं लक ही है, मेरा तो कुछ उसमें कोई इनपुट नहीं है, बट नेक्स्ट डे जब स्टॉक खुला तो वो आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली बट 10% ऐसा कुछ ऊपर खुला। अच्छा, तो और बच जब गया तक थोड़ा मेरा सा। माल फुटा तो मेरा जो कैपिटल है वो मतलब 90% इरोड हुआ, 10% मुझे वापस फिर भी मिल गया। हाँ, बट 1/10 तो मेरा आई थिंक फर्स्ट सेकंड ट्रेड होगा मेरे लाइफ का। ओके सेकंड ट्रेड में मैंने 90% कैपिटल उड़ा दिया। ओके। उस दिन से आज तक मेरे को एक चीज समझ में आता है कि आप कितना भी बात कर लो, कितना पैसा बन सकता है, कितना पैसा बन सकता है। अभी भी आज हम सुबह से बात कर रहे हैं तो आप मुझे हरदम देखोगे कि मैं बहुत डिफेंसिव हूँ, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ जो एक चीज मैटर करता है वो है रिस्क। रिस्क आपके कंट्रोल में, अगर आपने उसको कंट्रोल किया तो आप 20 साल भी बाजार में रह सकते हो। अगर आपने रिस्क को नहीं कंट्रोल किया तो आई डोंट नो, तो 2 दिन में बाहर। 2 दिन में, 90 दिन में, आपने भी अभी 90 दिन का एक नंबर आई थिंक शेयर किया था थोड़ी देर पहले, तो 90 दिन में मे बी, बट बाहर। तो रिस्क मैनेजमेंट से बड़ा कुछ भी नहीं है स्टॉक मार्केट में। Right. डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। आप मुझे वो स्टोरी बता रहे थे जब आपके 10th में या 12th में आप बता रहे थे, 12th में मैथ्स में 10 नंबर आए थे। राइट। तो मैथ्स में 10 नंबर से लेकर अभी ये फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, कैसे हुआ ये ट्रांसफॉर्मेशन? सो मैं पढ़ने में एवरेज था, बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं था, बट ठीक ठीक 65-70। पर बनी होगी तो मैथमेटिक्स बचपन से अच्छी होती है, ऐसा मैंने सुना है। अकाउंटिंग अच्छी होती है। अच्छा। जिसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। सो मेरे सारे कजन जो हैं हाँ। सब चार्टर्ड अकाउंटेंट Okay. हैं, सबके सब। तो आपके पास और- भी कम डिग्रीज नहीं है? नहीं, तो ये आपको पता है ना। लेकिन जब मैं अपने होम टाउन गया, जब ये सब डिग्री आई, और मैं जब एक बार, बहुत कम जाता हूँ मैं होम टाउन, तो जब मैं गया तो जो ताई जी, मतलब हमारी बड़ी मम्मी बहुत लोग कहते हैं, तो मेरी जो ताई जी थी उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने मतलब क्या पढ़ाई की है। तो मैं थोड़ा सा मारवाड़ी में बोलूंगा, क्या पढ़ो। तो मैंने बोला कि ये सब सारा CMT, CFA, CQF, CA को नहीं कर पाओगे। तो मतलब उनके जो पूरी दुनिया है ना, वो ये है कि अगर आप CA नहीं कर पाए तो आप CA नहीं कर पाओगे, इसलिए शायद आपने कुछ तो पढ़ाई कर लिया। हाँ, थोड़ी बहुत इधर उधर की डिग्री, थोड़ी बहुत इधर उधर की कुछ तो डिग्री आपने जाकर के ले ली। तो हमारे जो पूरे इसमें कम्युनिटी में तो ऐसा ही है कि अगर आप CA है तो आप एजुकेटेड है। राइट। अब वो सोच बदल रहा है, लेकिन मैं जस्ट फॉर ह्यूमर बता रहा हूँ। लेकिन जनरली वहाँ पे उनको पता ही नहीं है कि और भी डिग्रियाँ हो सकती है। तो ये जो 10 मार्क्स आया उसमें 10 तक तो ठीक था, मैथ्स वॉज गुड, आई थिंक 65-70 कुछ आया होगा मुझे। बट उसके बाद जितने अल्फाबेट्स इंट्रोड्यूस होना चालू हुए मैथ्स में, आई थिंक ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी शायद एक फ्लॉ है। ये अल्फा बीटा कहाँ से आ कि गया? ये इसको जब तक हम ये नहीं बताएंगे लोगों को कि इसको अप्लाई कहाँ करना है, हमारे Right. रियल लाइफ में क्या काम आने वाला है, ये कॉस, साइन, थीटा, ये सब जितनी भी चीजें हैं, तो इंटरेस्ट नहीं जगता है। राइट। मेरे साथ भी वही हुआ, इंटरेस्ट ही नहीं आ पाया जब वो सारे अल्फाबेट्स इंट्रोड्यूस हुए मैथ्स में। मैंने बोला पहले तो नंबर्स थे, अभी अल्फाबेट्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वो कैचअप नहीं कर पाया, इंटरेस्ट खत्म हो गया कि इसको अप्लाई कहाँ पे जाकर के करूंगा। तो फिर अल्टीमेटली मैंने बोला कि चलो 6 सब्जेक्ट है, और हमारा सिस्टम उस टाइम ऐसा था कि अगर आप एक में फेल हो जाओगे तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट बन जाएगा, तो आप फेल अल्टीमेटली नहीं होगे। तो मैंने कभी मैथ्स का एग्जाम, मतलब मैथ्स के क्लास ही अटेंड नहीं किया कभी। 2 साल तक पूरा मैंने मैथ्स का क्लास को सब्स्टिट्यूट किया वॉलीबॉल से। अच्छा, मुझे लगा गर्लफ्रेंड के साथ चले जाते हो। नहीं, गर्लफ्रेंड तो उस टाइम नहीं थी, और मेरा तो किस्मत इतना खराब रहा है कि मैं शुरू से कोएड में कभी नहीं था। अच्छा, तो बॉयज स्कूल अलग, गर्ल्स स्कूल अलग। तो इसमें किस्मत खराब बोलते हैं इसे? हाँ, बिकॉज एक बैरियर बन जाता है। अभी भी अगर आप देखोगे तो वो आप जाकर के कम्युनिकेट कर पाओ, ये बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है लाइफ में। जो मुझे लगता है कि शायद जितने लोग कोएड से पढ़े हैं, दे आर मोर कंफर्टेबल इन गोइंग एंड टॉकिंग टू द अदर जेंडर। चाहे मेरी बहन ही क्यों ना हो, कजन ही क्यों ना हो, देयर इज ऑलवेज थोड़ा सा तो डिफरेंस है कि अगर आपको एक्सपोज नहीं किया जाए कि आप जाकर के बात कर सकते हो, तो Right. बहुत स्ट्रिक्ट था। तो वहाँ से फिर मैथ्स का जो पूरा सिलसिला चालू हुआ, 10 मार्क्स आया, क्योंकि पढ़ा तो मैंने कुछ था नहीं। फिर बाद में जब स्टॉक मार्केट काफ़ी समय से मैं कर रहा था, और धीरे धीरे स्पेशली 2008 का जो टाइम था, 2008 तक बहुत टेक्निकल एनालिसिस में यूज़ करता था। इनफैक्ट मेरा पहला प्यार था, जो मैं आपको बता रहा था, मेरी पहली गर्लफ्रेंड से पहले टेक्निकल एनालिसिस मेरा पहला प्यार था। तो क्वाड मतलब आप स्कूल में ना जाते हुए भी गर्लफ्रेंड बन गई थी? स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ अब मैं बात कर रहा अरे, हूँ मजाक कर रहा हूँ यार। 2008। बिल्कुल। तो 2008 तक तो बिल्कुल घर पे भी पता था, तो ऐसा कुछ मुझे छुपाने वाली कोई बात नहीं है। तो उस समय पे 2008 के आसपास में जब आप देखोगे बाजार गिरा, फिर उसके बाद बहुत साइडवेज हो गया। जो आप देखते थे कि 16% 18% का CAGR रिटर्न बन रहा है, आप पैसा डाल दो, पैसा ऊपर जा रहा है, सब कुछ ऊपर जा रहा है, वो खत्म हो गया था। और लोगों को समझ में आया कि पैसा टूट सकता है, और बड़ा टूट सकता है, बहुत टूट सकता है। बहुत टूट सकता है। 2004 के लेवल वापस आ सकते हैं, जो कि किसी ने इमेजिन नहीं किया था। राइट। तो उस समय पे धीरे धीरे ये क्वांट के कंसेप्ट्स पॉपुलर होना चालू किए, बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस तो फेल हो रहा था। राइट। तो हम लोग ने शुरू किया कि चलो इसमें टेक्निकल एनालिसिस के जितने भी इंडिकेटर्स हैं, उसका मैथ्स को थोड़ा सा ट्वीक करते हैं। वो ट्वीक करते 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 समझ में आया कि मैथ्स कितना इंपॉर्टेंट है। तब फिर से पूरा जहाँ पे आपने छोड़ा वहीं से शुरू होता है। तो मैंने भी 11th के बुक से शुरू किया, 11th 12th एंड ऑल द वे इंजीनियरिंग, और बहुत सारे PhD कंसेप्ट, और फिर जाकर के वो सारे फिजिक्स, और फिजिक्स तो मेरा स्ट्रीम में नहीं था, बट फिजिक्स के कंसेप्ट में आपको एकदम एक सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ जो आप शायद रिलेट कर पाएं, बिकॉज अभी हम जो बात कर रहे हैं कितने लोग रिलेट कर पाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लेट्स से ये ग्लास है पानी का, और मैं इसको बॉईल कर देता हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है। राइट।
बट अगर ये ग्लास यहाँ पे पड़ा रहेगा थोड़े समय के लिए तो क्या होगा, वो रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा। आ जाएगा वापस। तो इसको हम फिजिक्स में बोलते हैं हीट इक्वेशन। हम्म, तो जो हीट है वो डिफ्यूज हो रहा है आपके रूम के एनवायरनमेंट के अंदर। राइट। सिमिलरली जो बाजार में वोलैटिलिटी होता है, जो वोलैटिलिटी है अल्टीमेटली एक्सपायरी वाले दिन क्या है, वोलैटिलिटी 0, राइट। तो वो डिफ्यूज हो रहा है। तो जो हीट इक्वेशन होता है और जो वोलैटिलिटी का डिफ्यूजन का जो इक्वेशन है बहुत सिमिलर है। तो जब आप इस तरह की चीजों के अंदर घुसोगे तब आपके अंदर आई थिंक वो गूज़बम्प्स मुझे तो आया था कि ये कैसे हो सकता है कि ये ग्लास जो गर्म है, पानी जो गर्म है, वो जो डिफ्यूज हो रहा है को आप स्टॉक मार्केट से जाके कैसे रिलेट कर सकते हो। और जब आप ये करना चालू करते हो तो पूरा दुनिया बदल जाता है, क्योंकि आप देखते हो कि रिजल्ट्स आर वेरी इक्विवेलेंट। आप एक सिस्टमैटिक ट्रेड कर रहे हो, आप कोई गट फील पे ट्रेड नहीं कर रहे हो, तुक्का नहीं लगा रहे हो, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स बेस्ड। राइट। तो वो एक अलग ही दुनिया है जो अब धीरे धीरे आई थिंक पॉपुलर हो रहा है, एटलीस्ट यूएस में तो काफी पॉपुलर उसमें हो रहा है। तो एक्चुअली जो अब एल्गो का कल्चर है वहाँ पे तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, यहाँ पे अब शुरू हो रहा है। नहीं, So, एल्गो में डिफरेंस है, सो मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिसएग्री करूंगा। बिल्कुल बताइए। सो एल्गो, अगर लेट्स से आप रोज सुबह उठते हैं, आई एम श्योर आप चाय पीते होंगे, आई डोंट नो, चलो। कॉफी पीते होंगे, कुछ भी पीते होंगे, तो लेट्स से पूरी एटलीस्ट इंडिया में तो सब चाय पीते हैं। तो अगर आप चाय पीते हैं, रोज का आपका एक सेट मेथड होगा कि मैं इतना दूध डालूंगा, इतना पानी डालूंगा, इतना चाय पत्ती डालूंगा, इतना चीनी डालूंगा, और आप वही डालोगे रोज। वो एक प्रोसेस है, उसको बोलते हैं एल्गो। तो मैं अपना नाम रख लूँ एल्गो चाय वाला, ठीक बात, राइट। तो बस एल्गो में से इतना एक और ऐड हो जाता है कि वो चाय भी खुद नहीं बनानी पड़ती। हाँ, तो अब इसमें कैसा है, मैं थोड़ा सा इसको रिफ्रेज करता हूँ। एल्गो का मतलब इंडिया में जो मैंने देखा है वो बहुत रिलेट करता है ऑटोमेशन से, राइट, ऑटोमेशन। सो मैं बहुत सारे रिटेल क्लाइंट्स जो है हमारे, उनको मैं मिलता हूँ कि एल्गो में कुछ है क्या, एल्गो में पैसा बन सकता है क्या। बट एल्गो आप एक लॉजिक को ऑटोमेट कर रहे हो। तो अगर आपने चार्ट पे एक मूविंग एवरेज प्लॉट किया, राइट, और आपने वही चीज को ऑटोमेट कर दिया तो एल्गो बन गया। लेकिन क्वांट वो नहीं है। क्वांट वो है जहां पे ह्यूमन ब्रेन उस प्रॉब्लम सेट को कैलकुलेट नहीं कर सकता, और तब आपको मशीन्स का हेल्प लेना पड़ता है उसको जाके सॉल्व करने के लिए। मैं AI ML ये सब बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी, मेरे को नहीं लगता है कि ये सब सारी चीजें काम करती है, बट एटलीस्ट ऑप्टिमाइजेशन रूटीन्स बहुत ज्यादा यूज होता है, फिजिक्स के कंसेप्ट बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो ऐसा प्रॉब्लम जिसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं कि हम कैसे अचीव करें, जहां पे हमको मशीन का हेल्प लेना पड़ता है, तो मुझे लगता है उस तरह के एल्गोरिथम्स को मैं क्वांट बोलूंगा, और बाकी सब मेरे लिए ऑटोमेशन है। ऑलराइट, काफी कुछ सीखने को मिलेगा सर आपसे। सो व्हाट इज हैपनिंग इन द ग्लोबल मार्केट्स, आपको सिनेरियो ज्यादा अच्छे से पता है। सो यहाँ पे जो ये हमने थोड़ा सा टाइम जरूर लिया सर का, थोड़ा सा जो उन्होंने बताया कि बहुत सिंपल हम्बल बिगनिंग्स के साथ उन्होंने शुरुआत करी, एंड उसके बाद आज की डेट में सर इज द CEO ऑफ एंड द फाउंडर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑल्सो। सो एक ऐसी प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया जो ऑप्शन ट्रेडर्स को बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। सो डेफिनेटली जो इनके कॉन्सेप्ट्स एंड लॉजिक्स हैं वो आप लोगों को बहुत काम आने वाले हैं। सो सर हम शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट कंसेप्ट। ओके, सो पहला जो कंसेप्ट मैं यूज करूंगा वो है ऑर्डर बुक। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूं पहले, तो ये ऑर्डर बुक है क्या, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर बुक इन जनरल सुना होगा। इंस्टीट्यूशंस जो है, आपने सभी लोगों ने कोलोकेशन का नाम सुना है। कोलोकेशन सर्वर्स लोगों को पता लग गया, तो स्कैम के बाद सबको पता लग गया। आई थिंक स्कैम के बाद होता क्या है, स्कैम बोलो या जो भी बोलो, बट होता क्या है, पॉपुलर हो जाता है। वो न्यूज़ ने तो वही दिखाया स्कैम, राइट। तो अब क्या हुआ, कोलोकेशन में आज सबको ये वर्ड पता है, तो कोलोकेशन में होता क्या है, बट फिर भी एक बार लोगों को एक्सप्लेन कर देते हैं। बिल्कुल। तो कोलोकेशन का मतलब क्या है, कुछ इलीगल नहीं है वहां पे। मैं उस जो इंस्टेंस हुआ था उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल कोलोकेशन जो आज एग्जिस्ट करता है उसकी बात कर रहा हूँ। कोलोकेशन का मतलब क्या है, आप अगर अपने फोन पे ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको चार्ट दिख रहा है, बाकी आपको मार्केट वॉच दिख रहा है, ये सब सारी चीजें दिख रही है, तो जो डेटा है वो तो एक्सचेंज से आ रहा है। अब एक्सचेंज में जो डेटा है वो लगभग 400-500 MBPS से क्रिएट हो रहा है, राइट। अब वो तो आपके फोन पे नहीं भेजा जा सकता। तो क्या होता है, वो डेटा को नॉर्मलाइज किया जाता है कि 1 सेकंड में हम कन्वर्ट करें और उसको आपके तक पहुंचा पाएं। तो जो रिटेल कस्टमर जो देख रहे हैं, वो डेटा उन तक पहुंचने में शायद हो सकता है 2-3 सेकंड लग चुका है। और अब हम जिस दुनिया में हैं जहाँ पे मशीन्स काम कर रहे हैं, वहां पे 2 सेकंड 3 सेकंड का मतलब बहुत बड़ी बात हो गई उसमें। तो मैं थोड़ा एक एग्जांपल देता हूं, जो हमारा कुछ लो लेटेंसी एल्गोरिथम्स है वो चलता है 1 मिलीसेकंड के लेटेंसी पे, रियल टाइम पूरा 500 MBPS के ऊपर 1 मिलीसेकंड के लेटेंसी पे। जो पहले कहावत हुआ करती थी, पलक झपकते हो गया, बट सर पलक झपकने को ना 180 मिलीसेकंड लगता है। मतलब 180 का भी मतलब 180 गुना फास्ट है पलक झपकने से। तो ये कहावत को बदलना पड़ेगा कि पलक झपकते हो गया नहीं, मतलब पलक झपकने में तो 180 बार हो गया, 180 बार हो गया। तो ये स्पीड है आज का बाजार का। और ये मेरा एल्गोरिथम फास्टेस्ट है ऐसा भी नहीं है। हाँ। तो और भी लोग हैं जो नैनो सेकंड पे भी काम कर रहे होंगे, अच्छा। राइट। तो बाजार इतना फास्ट हो गया, आप तक डेटा आ रहा है, बहुत स्लो आ रहा है। तो अब क्या हुआ, अगर आप, ऐसा तो नहीं कोई स्कैम नहीं है, अगर आप चाहो तो आप भी जाकर के
वहां पे रैक पे ब्रोकर के थ्रू या एक्सचेंज से बात करके आप भी अपना सर्वर रख सकते हो, लेकिन ये पूरा करने में बहुत बड़ा कॉस्ट इन्वॉल्व है। अगर मैं बोलूं कि करोड़ों रुपए आप जाकर के खर्चा कर दो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, सर्वर रखने में, रैक रखने में, आपको लोग रखने पड़ेंगे, कोड करना पड़ेगा, ये एक रिटेल की तो बस की बात नहीं नहीं, जिसके पास हजारों करोड़ का कैपिटल है वही कर सकता है, उसके अलावा रिटेल का मतलब ही नहीं, उसकी कैपिटल ही नहीं है इतनी, वो क्या करेगा खर्चा। है। एग्जैक्टली। तो ये जो पूरा डेटा है कि अब बहुत सारी चीजें हैं जो इस डेटा पे कैलकुलेट हो सकती है, वो कभी रिटेल तक पहुंचा ही नहीं, रिटेल पीछे ही रह गया। तो अब अगर डेरिवेटिव जीरो सम गेम है तो इक्वल अपॉर्चुनिटी तो होना चाहिए ना। अब जिसके पास पैसा ज्यादा है उसके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, राइट? इसमें कुछ इलीगल नहीं है, बट ऐसा ही है। तो ये जो ऑर्डर बुक का जो मैं पूरा कंसेप्ट का बात कर रहा हूँ, ये इंस्टीट्यूशनल लेवल जो डेटा था, जो कभी रिटेल को दिखा नहीं, किसी ने सुना नहीं, वो रिटेल को पहुंचाने की हमने कोशिश की। अच्छा, कि रिटेल देख पाए इस चीज को, मतलब एक्सचेंज का डायरेक्ट डेटा आप रिटेल को दिखाओगे। सो ये पूरा एनालिटिक हम बिल्ड कर रहे हैं। 500 MBPS का डेटा तो भेजना इम्पॉसिबल, राइट? फोन पे तो नेटवर्क बहुत स्लो भी आता है, तो हम उसको कैलकुलेट करके, जो मैं एक दो कंसेप्ट बताऊंगा, बट वो कितना फास्ट है? सो जो कैलकुलेशन है वो तो 1 मिलीसेकंड पे, जो पूरा कैलकुलेशन जो चल रहा है वो पूरा रियल टाइम है। मैं यूआई पे 1 सेकंड पे भेजता हूं, लेकिन उससे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जो सौदा लेने की इसमें कोशिश कर रहे हैं वो इंट्राडे है। तो मतलब हम स्कैल्पिंग नहीं कर रहे हैं सौदे के ऊपर, बट हम बोल रहे हैं ठीक है, आपको ये सौदे से बहुत सारी और चीजें पता चल सकती है, वो हम जानेंगे, और हो सकता है 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, या पूरे दिन के लिए हम एक ट्रेड ले सकते हैं। सो आप कह रहे हो कि ऑर्डर बुक देखकर और थोड़ा फास्ट डेटा को आप प्रोसेस कर लोगों को गाइड कर रहे हैं, और उस गाइडेंस के बेसिस पे लोग चाहे तो इंट्राडे में सौदा ले सकते हैं। बिल्कुल अमेजिंग कंसेप्ट है सर, मुझे तो थोड़ा आइडिया है अब आप क्या बताने वाले हैं, पर आप लोगों को मैं बता दूं, जो अब आपको दिखेगा वो आपको सरप्राइज कर देगा, क्योंकि आपको एग्जैक्टली दिखने वाला है कि कब बायर का सौदा गया, कब सेलर का सौदा गया, और उससे क्या मूवमेंट आ सकती है, वो हम देखने वाले हैं। बिल्कुल। सो मैं समझाने जा रहा हूँ पहले तो बहुत बेसिक सी चीज जो लोग जनरली अपने रोज के लाइफ में देखते हैं, वो एक ऐसा स्क्रीन होता है। ये सभी ने ये स्क्रीन देखा होगा, जो इस तरह का दिखता है, जहां पे एक साइड पे बायर है, दूसरे साइड पे सेलर है। तो यहाँ पे कौन है? यहाँ पे बायर है और यहाँ पे है सेलर, राइट। हेलो ट्रेडर्स, क्या आपको बैंक निफ्टी में लॉस हो रहा है? मुझे भी बहुत लॉस हुआ था। मैं हर दिन प्रॉफिट करने के लिए आता था और लॉस हो जाता था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं मेरा लॉस रिकवर कैसे करूं। फिर मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया एक फ्री टेलीग्राम चैनल, बाप ऑफ बैंक निफ्टी के बारे में। यहां पे आपको डेली 1 से 2 कॉल्स दी जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हां, सच में, वो भी 100 प्रॉफिट पॉइंट्स के साथ। अब डेली 5 से 10 हजार तक का प्रॉफिट बुक कीजिए, वो भी बिल्कुल फ्री। अपने लॉस को कर दीजिए टाटा गुड बाय। देखिए, आज मैंने बाप ऑफ बैंक निफ्टी के कॉल से, ये जो स्क्रीन है ये हम सभी ने देखा है, जहां पे ब्रोकर के पास अगर आप जाते हो, उनके टर्मिनल के अंदर भी ये स्क्रीन दिखता है, जहां पे एक साइड पे बायर है, दूसरा साइड पे सेलर है। तो लेट्स से अगर कोई मैं ऑप्शन की बात करूं, 17,500 का कॉल ऑप्शन अगर हम लोग लेते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे 99 रुपया 85 पैसा पे एक बायर खड़ा है 500 क्वांटिटी खरीदने के लिए, ठीक है। अब जो दूसरा बायर खड़ा है वो कितने पे खड़ा है? 99 रुपीज 50 पैसे पे लेट्स से एक और बायर खड़ा है और वहां पे 1000 क्वांटिटी खड़ा है, राइट। ठीक है। तो मैं ऐसा 5 एंट्री हमें देखने को मिलता है अगर हम ब्रोकर के टर्मिनल पे जाकर के देखेंगे। और सिमिलरली यहाँ पे दिखेगा कि 100 रुपया पे एक सेलर खड़ा है और लेट्स से 1500 क्वांटिटी बेचने के लिए खड़ा है, राइट। और 100 रुपया 50 पैसा पे एक खड़ा है जो कि 1000 क्वांटिटी बेचने के लिए खड़ा है। तो ये स्क्रीन हम सभी ने देखा है, ठीक है। अब हमको जनरली क्या दिखता है? टॉप 5 एक समय पे बहुत यूजफुल था, बट आज हम जाकर के वो स्पीड पे काम कर सकते हैं कि आंसर है नहीं। तो कुछ कुछ ब्रोकर्स है जो टॉप 20 दिखाते हैं, राइट, जिसको हम लेवल 2 लेवल 3 डेटा वगैरह बोलते हैं, जो एडवांस होता जा रहा है लेवल 3 डेटा। तो टॉप 20 से भी कुछ होने वाला है? आंसर है नहीं, क्योंकि आज का जो दुनिया है वो पूरा का पूरा बदल चुका है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो डेटा है, सो पहली बात तो हम जो पूरी ये एनालिटिक बनाने वाले हैं वो किस चीज पे बनाने वाले हैं? फुल डेप्थ। फुल डेप्थ का मतलब होता है कि जितने भी ऑर्डर एक्सचेंज में आए, सारा का सारा सौदा का मैं एक बुक अपने पास बनाऊंगा। एक्सचेंज एक बुक मेंटेन कर रहा है, वो पूरा का पूरा बुक हमने बनाया। और सिमिलरली ये जो सेलर है, सेलर का जितने सौदा आपका, अगर आपने कोई ट्रेड किया है या ऑर्डर रखा है, तो मेरे पास है वो मेरे, आपका नाम नहीं पता मुझे, लेकिन मेरे पास है कि ये एक सौदा यहाँ पे जाकर के खड़ा है, तो हमने ये बुक बनाया। अब इससे फायदा क्या है? हम क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं? तो मैं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, आई नो आप ऐसा रिप्लाई नहीं कर सकते, बट कमेंट करिएगा वीडियो के ऊपर अपने खुद के सेल्फ नॉलेज के लिए। तो अगर यहाँ पे कोई सौदा होता है बायर पे, तो उसका मतलब क्या होगा? मतलब एक बायर खड़ा था और वहां पे ये प्राइस पे ये वाला जो सौदा है ना, यहाँ पे जाकर के सौदा होता है, तो उसका मतलब क्या होता है? तो पहली बात तो ट्रेड कब होगा? ट्रेड तभी हो सकता है जब ये जो बायर है वो या तो बोले कि मैं भाव बढ़ाता हूँ 100 रुपए पे खरीद लेता हूँ, और या तो ये सेलर बोले कि मैं भाव कम करता हूँ 99.85 पे बेच देता हूँ। दो ही केस में जाकर के एक ट्रेड होगा, नहीं तो ये ऑर्डर है, राइट। सो ऑर्डर ट्रेड में कब कन्वर्ट होगा? जब या तो बायर ऊपर जाएगा या तो सेलर नीचे जाएगा। तो अगर मैं बोलता हूँ कि 99 रुपीज 85 पैसे पे ट्रेड होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सेलर ने जाकर के सौदा इनिशिएट किया,
कि मैं बेचना चाहता हूँ, मतलब कौन कंट्रोल कर रहा है? सेलर कंट्रोल कर रहा है, राइट। ठीक है। अब अगर लेट्स से ये वाला सौदा तो चला गया, अब अगर यहाँ पे जाकर के फिर से सेलर बोलता है कि हाँ चलो ये तो मेरे को 1500 बेचना था, तो मैंने इसको तो 500 दे दिया, अब 1000 और बचा है मेरे पास जो मेरे को बेचना है, तो मैं और भाव कम करके 9950 पे भी दे देता हूँ। और ये कंटिन्यूअसली होता जा रहा है। मैं तो एक सिंपल सा 2 सौदे से समझा रहा हूँ, 2000 सौदों में ऐसे ही हो बट गया। ये सीधा जाके 2000 5000 10000 सौदा में जाकर के हो गया। तो इसका मतलब क्या? बहुत सिंपल है। जो हम लोग बात Price करते हैं गिरेगा। डिमांड सप्लाई, सबसे पहला स्टेप होता है डिमांड सप्लाई। राइट। तो सेलर को या तो कुछ पता है या तो उसको कन्विक्शन है, वो तो अपना पैसा डाल रहा है ना, और जाकर के वो सौदा बैठा रहा है कि जाकर के भेज दो। तो हम इसको बोलेंगे सेलर इनिशिएटेड ट्रेड, क्योंकि सेलर जाकर के ट्रेड को इनिशिएट कर रहा है। राइट। यही चीज अगर यहाँ के प्राइस पे होता है, इसका मतलब होता है बायर इनिशिएटेड ट्रेड, मतलब बायर भाव बढ़ा करके जाकर के सौदा ले रहा है। इतना